हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। ये रेसिडेंशियल स्टेटस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस ये आपके लिए एक बेसिक कंसेप्ट है जो आगे चल के आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी, फाइनल लेवल पर भी ये आपके बहुत काम आने वाला है। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान से समझते हुए, ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। तो हम अपने पास टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस का। आइए, तो बच्चों सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है। तो सोचिए, हमारी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये हमसे इनकम टैक्स लेना चाहती है। तो ये इनकम टैक्स किस किस पर्सन से लेने की अथॉरिटी रखती है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी पर्सन से टैक्स मांग सकती है? सोचिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स लेना चाहती है तो ये किन किन लोगों से इनकम टैक्स ले सकती है? अब आप कहेंगे सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो मोस्ट पावरफुल है हमारे देश में, तो ये तो जिससे कहेगी उससे टैक्स उसे देना पड़ेगा। लेकिन बच्चों सोचिए, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत पावरफुल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हमारे यहाँ की सुप्रीम अथॉरिटी है, जिससे कहेंगे उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन बच्चों, ये हम सोच रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है। सोचिए, भारत सरकार जाकर अगर बिल गेट्स से कहे कि लाओ भाई बिल गेट्स टैक्स निकालो, तो क्या बिल गेट्स भी भारत सरकार को टैक्स दे देंगे? हमारे ऊपर भारत सरकार का प्रेशर है। क्या बिल गेट्स के ऊपर भी भारत सरकार का प्रेशर है कि अगर बिल गेट्स ने भारत सरकार से कहा, अगर भारत सरकार ने बिल गेट्स से कहा कि आपको टैक्स देना है, तो क्या बिल गेट्स भारत सरकार को टैक्स देने को तैयार हो जाएंगे? सवाल यह उठता है बच्चों कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बिल गेट्स इनके ऊपर टैक्स लगाएं, क्या इसकी भारत सरकार के पास अथॉरिटी है? भारत सरकार के पास फुल अथॉरिटी है इंडिया में किसी के ऊपर भी टैक्स लगाने की। लेकिन क्या भारत सरकार विदेशों में किसी फॉरेन कंट्री में रहने वाले पर्सन से टैक्स की डिमांड कर सकती है? तो बस इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस। भारत सरकार किन किन लोगों से टैक्स ले सकती है और किन से टैक्स नहीं ले सकती, इसके लिए हम अपने पास जो कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं उसी कंसेप्ट का नाम है बच्चों रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हमें यह बताता है कि भारत सरकार के पास किन किन लोगों पर टैक्स लगाने की अथॉरिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किन लोगों से टैक्स चार्ज कर सकती है, यह बात हमें रेसिडेंशियल स्टेटस से पता चलती है। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल इस्टेब्लिश करवाता है, कंट्रोल पर्सन्स के ऊपर। जो लोग हमारे कंट्रोल में होंगे बच्चों, टैक्स आप बस उन्हीं लोगों से चार्ज कर सकते हैं। तो वो कौन कौन लोग हैं जिनके ऊपर भारत सरकार का कंट्रोल है, जिनके ऊपर टैक्स लगाने की हमारे पास अथॉरिटी है, ये बात हमें रेसिडेंशियल स्टेटस से पता चलती है। तो बच्चों, रेसिडेंशियल स्टेटस हमें यह बताता है कि वो कौन कौन लोग हैं जो भारत सरकार के कंट्रोल में हैं, जिनके ऊपर टैक्स लगाने की अथॉरिटी है हमारे पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अथॉरिटी टू इम्पोज टैक्स।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके ऊपर टैक्स इंपोज कर सकती है। तो बस ये क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या आपको करना होगा, ये अब हम अपने पास डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों हमारे पास जो सबसे पहले बेसिक सेक्शन है वो है सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो हमें सभी लोगों के रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताता है। और इसमें सबसे पहली बात जो हम आज करने जा रहे हैं वो है एक इंडिविजुअल के बारे में। तो कोई भी इंडिविजुअल हमारे पास कब रेसिडेंट माना जाएगा, कब नॉन रेसिडेंट माना जाएगा, सबसे पहले हम इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात, इंडिविजुअल को हम रेसिडेंट इन इंडिया कब मानेंगे? तो सुनिए, an individual is said to be a resident in India if he satisfy any one of the basic conditions। तो अगर कोई पर्सन अपने पास हमारी बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, ये बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस, हम इसको अपने पास रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। बच्चों हमारे पास ना दो कंडीशंस हैं, एक है कंडीशन नंबर 1, एक है कंडीशन नंबर 2। इन्हें पॉपुलरली हम बेसिक कंडीशंस के नाम से जानते हैं। अगर ये बेसिक कंडीशंस आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो आप रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे। कोई भी एक बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई कर दीजिए बस। और अगर मान लीजिए आपने कोई भी बेसिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई की तो हम आपको मानेंगे नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। An individual is said to be a non-resident in India an individual is said to be a non-resident in India if he does not satisfy any of the basic conditions। तो बच्चों जैसा हमने अभी डिस्कस किया, अगर बेसिक कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी जाती है तो ये पर्सन हमारे पास माना जाएगा रेसिडेंट इन इंडिया। और अगर बेसिक कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो इसे माना जाएगा नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। अब सवाल ये उठता है कि ये बेसिक कंडीशंस होती क्या हैं? तो ये बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं? तो बच्चों सुनिए, पहली बेसिक कंडीशन, ही इज इन इंडिया फॉर 182 days or more during the relevant previous year। तो बच्चों ये रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के दौरान इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए होने चाहिए।
अगर ये 182 डेज और मोर उस इंडिया में रह जाते हैं तो हम इनको मानकर चलेंगे अपने पास कि ये हमारी फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। और he is in India for 60 days or more. During the relevant previous year. And for 365 days or more. During the last four previous years. Immediately preceding the relevant previous year. तो बच्चों बेसिक कंडीशन नंबर 1 हमसे ये कहती है कि इफ ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। और बेसिक कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? बेसिक कंडीशन नंबर 2 ये कहती है he is in India for 60 days or more during the relevant previous year. And for 365 days or more during the last 4 previous years. Immediately preceding the relevant previous year. तो भाई ध्यान से समझिए, हमने 2 कंडीशंस कही बच्चों। पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर ये पर्सन इंडिया में मौजूद है करंट ईयर में 182 डेज और मोर के लिए, इसको हमने नाम दिया बेसिक कंडीशन नंबर 1। बेसिक कंडीशन नंबर 1, बेसिक कंडीशन नंबर 1 ये कहती है कि अगर ये पर्टिकुलर पर्सन इंडिया में है फॉर 182 डेज और मोर, तो बस ये हमारे पास रेसिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा। और बेसिक कंडीशन नंबर 2 ये कहती है कि अगर ये करंट ईयर में 182 डेज नहीं रहा लेकिन करंट ईयर में 60 डेज और मोर रह गया, और साथ ही साथ पिछले 4 साल में बच्चों, पिछले 4 साल में टोटल ये 365 दिन या उससे ज्यादा रह जाता है, तो बस हम इसको अपने पास रेसिडेंट इन इंडिया मान लेंगे।
और अगर आप ध्यान से देखें तो इन कंडीशंस के बीच में और है, और मतलब या तो आप फर्स्ट कंडीशन पूरी कर दीजिए या आप सेकंड कंडीशन पूरी कर दीजिए, आपकी मर्जी है। कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होते ही ये पर्सन हमारे पास रेसिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा। आइदर सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन और सेटिस्फाई सेकंड बेसिक कंडीशन। आइए इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अपने पास एक क्वेश्चन इसका करते हैं। मिस्टर जॉन ऑफ यूएसए regularly comes to India. तो बच्चों एक क्वेश्चन के जरिए कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर जॉन ऑफ यूएसए comes to India for the first time in his life। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि मिस्टर जॉन हैं, यूएसए के रहने वाले हैं, इंडिया आ रहे हैं पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये लाइफ में पहली बार आ रहे हैं, और लाइफ में पहली बार आ रहे हैं ना, इसका मतलब एक बात तो तय है, इन पे बेसिक कंडीशन नंबर 2 नहीं लग सकती, क्योंकि बेसिक कंडीशन नंबर 2 ये कहती है कि ये असेसी पिछले 4 साल में 365 दिन के लिए इंडिया में होना चाहिए, और जो लाइफ में पहली बार इंडिया में आया है वो पिछले 4 साल में तो इंडिया में 365 दिन के लिए हो ही नहीं सकता। तो इनके ऊपर बेसिक कंडीशन नंबर 2 नहीं लग पाएगी, आपको फर्स्ट कंडीशन चेक करनी होगी। मिस्टर जॉन ऑफ यूएसए कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। डिटरमाइन whether he is resident or non-resident in India। If he was in India for तो अगर ये पर्सन इंडिया में था, मान लेते हैं फर्स्ट केस ये इंडिया में थे फॉर 300 डेज, अगर 300 दिन के लिए इंडिया में थे तो क्या होगा, मान लेते हैं 200 दिन के लिए थे तो क्या होगा, मान लेते हैं 182 डेज के लिए थे तो क्या होगा, 181 डेज, 150 डेज, 110 डेज, 100 days, 90 days, 60 days,
42 डेज, डेज और लास्ट ये इंडिया में थे, मान लेता हूं 1 डे के लिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने डिस्कस की बेसिक कंडीशन नंबर 1। बेसिक कंडीशन नंबर 1 ये कहती है कि अगर ये इंडिया में है 182 डेज और मोर के लिए, 300 दिन के लिए अगर ये इंडिया में थे तो 182 डेज और मोर हो गए, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। 200 दिन के लिए थे, कंडीशन सेटिस्फाइड। 182 डेज के लिए थे, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। और यहां से हमें ये पता चला कि इनका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है ना वो क्या है, ही इज रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया। इन तीनों केसेस में ये हमारे पास इंडिया में रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे। लेकिन अगर ये मान लीजिए 181 डेज रहते हैं, 150, 110, 190, तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 इज नॉट सेटिस्फाइड। और बेसिक कंडीशन नंबर 2, इन 3 केसेस में तो 1 सेटिस्फाई हो गई, इनमें से कोई एक ही सेटिस्फाई करानी थी, फर्स्ट हो गई ना, तो सेकंड देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेसिक कंडीशन नंबर 2 अभी हमने डिस्कस किया था, किसी भी केस में सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। तो बच्चों जैसा भी हमने डिस्कस किया था, अगर कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये हमारे पास माना जाएगा नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। तो नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तो इन 9 केसेस में assessee shall be non resident in India। तो बच्चों इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर बिल ऑफ कैनेडा regularly comes to India every year for the last many years। तो बच्चों अब हमें ये बताया जा रहा है कि मिस्टर बिल हैं जो कनाडा के रहने वाले हैं और ये हमारे पास हर साल इंडिया आ रहे हैं और पिछले कई सालों से हर साल ये इंडिया आते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन जब पिछले कई सालों से हर साल इंडिया आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब आप इसके ऊपर सेकंड बेसिक कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। आपको बताना यह है whether he is resident और नॉन रेसिडेंट। आपको बताना यह है कि ये इंडिया में रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। इफ ही कम्स टू इंडिया एवरी ईयर, अगर ये इंडिया आते हैं हर साल फॉर फर्स्ट केस 310 डेज के लिए पर एनम। बच्चों ध्यान से समझिए, ये हर साल आते हैं, 310 दिन रहते हैं और चले जाते हैं। हर साल आते हैं,
310 दिन रहते हैं, चले जाते हैं, या फिर मान लीजिए हर साल आते हैं, 220 दिन रहते हैं और चले जाते हैं। 220 220 220 220 ऐसे करते 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 हर साल ये 220 दिन रहकर जाते हैं। या मान लेते हैं कि ये हर साल 182 दिन रहकर जाते हैं, 182 डेज। या 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये हर साल आते हैं, 181 डेज रहते हैं और चले जाते हैं। या फिर मान लीजिए ये इंडिया में आते हैं और हर साल 140 दिन रहते हैं और चले जाते हैं। या फिर ये हर साल आते हैं, 110 दिन रहते हैं और चले जाते हैं। या मान लेते हैं कि ये 100 दिन रहते हैं हर साल, 100 डेज पर एनम, और 100 डेज रहकर ये इंडिया से चले जाते हैं। या मान लीजिए ये 90 डेज रह के चले जाते हैं। सिक्सटी डेज रहकर चले जाते हैं। ट्वेंटी डेज रहकर चले जाते हैं। तो बच्चों आपको बताना है कि वेदर ही इज रेसिडेंट इन इंडिया और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। देखिए जैसा अभी अभी मैंने आपको बताया, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट देखने के लिए आपको सबसे पहले चेक करनी है बेसिक कंडीशंस। और बेसिक कंडीशन में हम सबसे पहले चेक करेंगे बेसिक कंडीशन नंबर 1। बेसिक कंडीशन नंबर 1 ये कहती है कि ये पर्सन करंट ईयर में 182 दिन के लिए इंडिया में होना चाहिए। तो देखिए ये 310 दिन के लिए इंडिया में थे। बेसिक कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। हम तो 182 की बात करते हैं। 220 दिन के लिए अगर इंडिया में थे तो भी सेटिस्फाइड। अगर ये 182 डेज इंडिया में रहे हैं तो भी बेसिक कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होती है, ये रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे। ठीक है, ये रेसिडेंट है, रेसिडेंट। भाई बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब ये रेसिडेंट है। बच्चों जब बेसिक कंडीशन नंबर 1 पूरी हो जाए ना तो आपको 2 चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की ही जरूरत नहीं है। 1 सेटिस्फाई हो गई, एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होते ही ये पर्सन हमारे पास रेसिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा। अब अगर ये 181 डेज रहते हैं, हर साल आते हैं, 181 डेज रहते हैं, चले जाते हैं, तो बच्चों जैसे ही 182 से कम हुआ ना, तो अब ये बेसिक कंडीशन नंबर 1 पूरी नहीं कर रहे। बेसिक कंडीशन नंबर 1 इज नाउ नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन सोचिए क्या ये बेसिक कंडीशन नंबर 2 पूरी करते हैं? बच्चों जैसा भी हमने एग्जाम्पल में माना कि ये इंडिया में आते हैं, 181 डेज रहते हैं और चले जाते हैं। इंडिया में आते हैं, 181 डेज हर साल रहते हैं और चले जाते हैं पिछले कई सालों से। तो सोचिए ये करंट ईयर में 181 डेज रहे। करंट ईयर बच्चों हमारा करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर 2019-20, और इसके पिछले 4 साल, प्रीवियस ईयर 2018-19, प्रीवियस ईयर 2017-18, प्रीवियस ईयर 2016-17, और प्रीवियस ईयर 2015-16।
तो अब सोचिए, एक पर्टिकुलर पर्सन इंडिया में आया, 181 डेज रहा 2019-20 में। हमने कंडीशन लगाई थी 60 डेज की, बच्चों 60 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड। और पिछले 4 साल में 181, 181, 181, 181, टोटल मिलाकर होते हैं 724 दिन। ये इंडिया में 724 दिन के लिए अवेलेबल हैं। बस हमें तो 365 चाहिए थे। इन दोनों कंडीशंस को ही इन्होंने पूरा कर दिया है। करंट ईयर में 60 दिन हो गए, पिछले 4 साल में 365 दिन हो गए, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। इसी तरह से बच्चों अगर 140 की बात करूं तो फिर यहां होगा 140, ये भी होगा 140, 140, 140, 140। $560 डेज। इधर से 60 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड, इधर से 365 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड। तो बेसिक कंडीशन नंबर 2 यहां भी सेटिस्फाइड है। बच्चों इसी तरह से अगर 110 दिन रहे हैं तो पिछले 4 साल में 440 डेज और करंट ईयर में 110, मतलब 60 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड। इस केस में भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर ये हर साल अगर 100 दिन रहते हैं तो करंट ईयर में 100 दिन रहे और पिछले 4 साल में 400 दिन, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो ये असेसी हमारे पास रेसिडेंट है, रेसिडेंट है, रेसिडेंट है, रेसिडेंट है। तो इस तरह से ये हमारे पास इन केसेस में रेसिडेंट इन इंडिया होंगे। लेकिन सोचिए अगर ये करंट ईयर में 90 डेज रहते हैं और पिछले 4 सालों में भी 90 डेज रहते हैं तो बच्चों यहां पर 90, 90, 90, 90, 90, इसे आप ऐड करेंगे ना तो ये आएगा 360। हमारी कंडीशन थी कि ये पिछले 4 साल में 365 दिन के लिए होना चाहिए, जबकि ये है सिर्फ 360 दिन के लिए। कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। 60 दिन के लिए नॉट सेटिस्फाइड, ये भी नॉट सेटिस्फाइड। तो यहां पर हमारे पास होगा नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, क्योंकि ना तो ये बेसिक कंडीशन नंबर 1 पूरी कर रहे हैं, ना ये बेसिक कंडीशन नंबर 2 पूरी कर रहे हैं। तो बच्चों अब एक बार दोबारा से चलते हैं हमारी कंडीशंस के ऊपर। आइए ध्यान से देखिए, जो भी हमने कंडीशंस डिस्कस की थी, बेसिक कंडीशन जो ये कहती हैं कि हम अपने पास किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को रेसिडेंट इन इंडिया कब मानेंगे? इफ ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। तो बच्चों यहां 2-3 बातें जो मुझे बतानी है वो हम डिस्कस कर लें। हमारी कंडीशन ये कहती है कि ये पर्टिकुलर पर्सन इंडिया में होना चाहिए फॉर 182 डेज। तो बच्चों 182 डेज के लिए इंडिया में होना चाहिए। तो ये डे से हमारा मतलब क्या है? 182 डेज कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन करता है, डे का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। इसका मतलब भाई ये तो हमें पता ही है कि 24 घंटे का एक दिन होता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन इंडिया में आता है 10 मई को सुबह 11 बजे और वापस चला जाता है 15 मई को, वापस चला जाता है 15 मई को। तो अब बताइए 10 मई को आया, 15 मई को गया, तो इसका पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में कितना हुआ? अब ध्यान से समझिए। इनकम टैक्स से कहते हैं सर ये बताओ कितने बजे गया,
1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि ये इंडिया से गए सुबह 9 बजे। तो बच्चों इनकम टैक्स क्या कहता है सर, अब जो टाइम देखा जाएगा ना वो टाइम के बेसिस पर ही इसके नंबर ऑफ डेज चेक किए जाएंगे। 10th मई को सुबह 11 बजे से 11th मई की सुबह 11 बजे तक एक दिन, 11th मई की 11 बजे से 12th मई की 11 बजे तक दूसरा दिन, 12th मई की 11 बजे से 13th मई की 11 बजे तक तीसरा दिन, और 13th मई की 11 बजे से 14th मई की 11 बजे तक चौथा दिन, 14th मई से 15th मई की 11 बजे तक पांचवा दिन। इसका मतलब ये हमारे पास यहां पर 5 डेज रहा। लेकिन बच्चों अगर यहीं पर मैं ये कहूं कि सपोज ये सुबह 9 बजे के बजाय दोपहर में 2 बजे जाते तो असेसी रिटर्न हुए इंडिया से 15th मई को 2 बजे, तो अब 15th मई की 11 बजते ही हमारे पास यहां पर डे बदल जाएगा। तो 15th मई के 11 बजते ही अब हमारे पास डे बदल जाएगा और अब इनका पीरियड ऑफ स्टे 6 डेज का काउंट किया जाएगा। तो बच्चों 10th, 11th, 12th, 13th, 14th और 15th मई इनका पीरियड ऑफ स्टे 6 डेज का माना जाएगा। तो अगर हमें क्वेश्चन में टाइम बता दिया जाए तो हम टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर कर चलेंगे। लेकिन बच्चों अगर टाइम ना बताया जाए तो सुनिए, if exact time of arrival is not known, then the day of arrival shall be treated as day of arrival shall be treated as one full day। ठीक है, तो अगर हमें टाइम नहीं पता है तो हम इसको पूरा का पूरा दिन मानकर चलेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से इफ एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिपार्चर इज नॉट नोन, then the day of departure shall be treated as वन फुल डे। तो बच्चों अगर एग्जैक्ट टाइम ना पता हो आने का और एग्जैक्ट टाइम ना पता हो जाने का तो आने का दिन और जाने का दिन पूरा का पूरा एक दिन माना जाएगा। ठीक है, हमें अपने पास क्वेश्चन में कभी भी ये टाइम नहीं बताया जाता कि असेसी कब इंडिया में आया और कब इंडिया से गया। इसलिए याद रखिएगा डे ऑफ अराइवल और डे ऑफ डिपार्चर इन दोनों को ही हम अपने पास एक पूरा दिन कंसीडर करके चलेंगे। तो बच्चों जब भी हमें एग्जैक्ट टाइम ऑफ अराइवल और एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिपार्चर नहीं गिवन होगा तो हम अपने पास इसको एक पूरा का पूरा दिन मानकर चलेंगे। इसी तरह से ध्यान से देखिए, हमने यहां पर कहा
इफ ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, मोर, तो मोर मतलब ज्यादा से ज्यादा। सोचिए एक पर्सन कितने दिन के लिए इंडिया में रह सकता है। देखिए मैं अपनी बात करूं, मैं आज तक कभी इंडिया के बाहर नहीं गया, तो मैं तो एक साल में 365 दिन इंडिया में रह जाता हूं, या फिर अगर लीप ईयर हो तो 366 डेज के लिए इंडिया में रह जाता हूं। तो बस अब आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन इंडिया में है 182 डेज से लेकर 365 या 366 डेज के लिए, तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड, बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड है, और इस पर्टिकुलर पर्सन को हम रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह ध्यान से देखिए, यहां पर है इफ ही इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर, अगेन मोर, तो ज्यादा से ज्यादा ये कितने दिन के लिए इंडिया में रह सकता है, एक साल में। तो बच्चों ध्यान से सोचिए समझिए, ये पर्टिकुलर पर्सन एक साल इंडिया में रह सकता है ज्यादा से ज्यादा 181 डेज, क्योंकि अगर ये 182 रह लेता है या उससे ज्यादा रह लेता है तो ये तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 में कवर हो जाएगा। बेसिक कंडीशन नंबर 2 में वही लोग आएंगे जो इंडिया में 60 डेज से लेकर 181 डेज के बीच रहे होंगे। तो अगर स्टे इन इंडिया बिटवीन 60 डेज टू 181 डेज है, तो अभी आप ये नहीं कह सकते कि ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। अब आपको चेक करना होगा बेसिक कंडीशन नंबर 2 को। अगर सेटिस्फाइड है तो इसे मैं मानूंगा रेसिडेंट, और अगर नॉट सेटिस्फाइड है तो इसे मैं मानूंगा नॉन रेसिडेंट। और इसी तरह बच्चों, अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन का स्टे इन इंडिया 0 से लेकर 59 डेज के बीच में है, तो बस अब मुझे सोचना नहीं है, बस याद रखना है ऑलवेज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट हो, इसके लिए उसे इंडिया में कम से कम 60 डेज तो रहना ही पड़ेगा। 60 दिन से कम रहकर यह पर्टिकुलर पर्सन हमारे पास रेसिडेंट इन इंडिया नहीं हो सकता। बच्चों यहां पर हमने कहा कि यह पर्टिकुलर पर्सन इंडिया में होना चाहिए ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 182 डेज के लिए। यह रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर 2019-20 है। तो अगर प्रीवियस ईयर 2019-20 में यह पर्सन इंडिया में है फॉर 182 डेज और मोर, तो यह हमारे पास रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हमारे लिए है प्रीवियस ईयर 2019-20, और साथ ही साथ कह रहे हैं लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। बच्चों पिछले 4 साल कौन से होंगे, तो सुनिए पिछले 4 साल होंगे प्रीवियस ईयर 2018-19,
प्रीवियस ईयर 2017-18, प्रीवियस ईयर 2016-17 और प्रीवियस ईयर 2015-16। अगर इन 4 साल में मिलाकर इसका पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में 365 को एक्सीड कर जाता है, तभी हम अपने पास ये मानेंगे कि ये सेकेंड बेसिक कंडीशन पूरी करता है। आइए एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड हम कर लेते हैं। मिस्टर ओबामा ऑफ कैनेडा comes to India for the first time in his life। तो मिस्टर ओबामा कनाडा के रहने वाले हैं, इंडिया आ रहे हैं। बच्चों पहली बार आ रहे हैं, और याद रखिएगा पहली बार आ रहे हैं ना, तो बेसिक कंडीशन नंबर 2 तो इनके ऊपर अप्लाई हो ही नहीं सकती। तो मिस्टर ओबामा ऑफ कैनेडा कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ऑन 3rd October 2019 for a visit of 200 days। 200 दिन के लिए ये इंडिया में आए। आपको ये बताना है whether he is resident in India or non-resident in India। तो आपको बताना है ये इंडिया में रेसिडेंट माने जाएंगे या नॉन रेसिडेंट। तो बच्चों ध्यान से देखिए जरा, क्वेश्चन कह रहा है ये 200 दिन के लिए आए, 200 डेज। और अगर 200 डेज के लिए आएंगे तो बताइए रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। 200 दिन के लिए आए तो हो सकता है आपके माइंड में ये आए कि भाई 200 दिन के लिए आए हैं, इसका मतलब ये इंडिया में रेसिडेंट होने चाहिए। लेकिन यहां पर एक टेक्निकल इशू है, ध्यान से समझिए। ये इंडिया में आए 3rd October 2019 को। बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा, इनकम टैक्स में हम हमेशा हर ईयर के लिए अलग अलग बात करते हैं, हर ईयर सेपरेट मानकर बात करते हैं। और हम बात कर रहे हैं फिलहाल प्रीवियस ईयर 2019-20 की। क्योंकि हमारी बात प्रीवियस ईयर 2019-20 की चल रही है, इसलिए हम जो भी बात करेंगे वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच की होनी चाहिए। ना तो मैं 1 अप्रैल 2019 से पहले की बात कर सकता हूं, ना मैं 31 मार्च 2020 के बाद की बात कर सकता हूं। तो अब सोचिए, ये आए 3rd October 2019 को इंडिया में। सोचिए कि 3rd October 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक कितने डेज बनते हैं। तो बच्चों अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, लेकिन ये 3rd को आए हैं, इसका मतलब 1st और 2nd को ये इंडिया में नहीं थे। ये 3rd से इंडिया में रहे, हमें टाइम गिवन नहीं है तो हम 3rd को फुल डे मानकर चलेंगे। 3rd अक्टूबर से रहना शुरू किया, 31 अक्टूबर तक रहे, इसका मतलब अक्टूबर के 29 डेज रहे होंगे, नवंबर के 30 डेज रहे होंगे, दिसंबर के 31 डेज रहे होंगे, जनवरी 2021
31 डेज रहे होंगे। सॉरी, दिस इज 2020। इसी तरह से फरवरी 2020 बच्चों, 2020 इज अ लीप ईयर, 29 डेज। और मार्च, इसमें होंगे 31 डेज। ये हमारे पास आ रहा है 181 डेज। ये इंडिया में 181 डेज रहे करंट ईयर में। तो 181 डेज रहे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 200 दिन, तो कोई बात नहीं। बचे हुए 19 दिन जरूर ये प्रीवियस ईयर 2021 में इंडिया में स्टे करेंगे। तो बच्चों अगर ये 181 डेज के लिए है तो अब ध्यान से सुनिए, ये बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं करते। बेसिक कंडीशन नंबर 2 भी अभी हमने डिस्कस किया, ये वो भी सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि ये तो पहली बार इंडिया में आए हैं। ना बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड है, ना बेसिक कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड है। देयरफॉर ही इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ये इंडिया में नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे। नॉन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर 2019-20 एंड असेसमेंट ईयर 2020-21। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास रेसिडेंशियल स्टेटस हमने चेक किया इंडिविजुअल का। बच्चों अब ध्यान से सुनिए, अभी अभी हमने अपने पास बेसिक कंडीशन नंबर 1 डिस्कस की, जो ये कहती है कि प्रीवियस ईयर 2019-20 में अगर एक पर्सन 182 डेज और मोर इंडिया में रह जाता है तो हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे। फिर हमने बेसिक कंडीशन नंबर 2 डिस्कस की, जो ये कहती है कि प्रीवियस ईयर 2019-20 में 60 डेज और मोर रह जाए एंड ये भी सेटिस्फाई करनी है लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज इंडिया में रह जाए। बच्चों इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आप सेटिस्फाई करा दीजिए, आप इंडिया में रेसिडेंट बन जाएंगे। अब सुनिए ध्यान से, ये जो हमारे पास बेसिक कंडीशन नंबर 2 है, इस बेसिक कंडीशन नंबर 2 के लिए हमने 2 एक्सेप्शंस बनाई हैं। 2 एक्सेप्शंस आर देयर। तो इन द फॉलोइंग केसेस basic condition number 2 shall not apply। इस केस में बेसिक कंडीशन नंबर 2 नहीं लगाई जाएगी। बेसिक कंडीशन नंबर 2 नहीं लगाई जाएगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन नंबर 1 चेक करनी है। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो ये पर्सन इंडिया में रेसिडेंट है, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती तो ये पर्सन इंडिया में नॉन रेसिडेंट है। बेसिक कंडीशन नंबर 2 इस केस में हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब ये 2 केसेस क्या हैं, सुनिए बच्चों। इफ ही इज इन इंडिया तो बच्चों इन द फॉलोइंग केसेस बेसिक कंडीशन नंबर 2 शैल नॉट अप्लाई। फर्स्ट एक्सेप्शन, if a
सिटीजन ऑफ इंडिया, ध्यान से, सिटीजन ऑफ इंडिया। बच्चों ये एग्जम्पशन जो अब हम अपने पास, ये एक्सेप्शन जो अब हम अपने पास दे रहे हैं, इस एक्सेप्शन की कंडीशन ये है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो हमारी तरफ से छूट है, वरना हमारी तरफ से छूट नहीं मिलेगी। इफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स इंडिया, फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो इफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और बच्चों यहीं पर एक और पर्सन जिसको हम छूट दे रहे हैं, एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। तो दो लोग हमने फर्स्ट एक्सेप्शन के अंदर कवर किए हैं। बच्चों पहली एक्सेप्शन जो ये बताती है कि अगर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, इंडिया छोड़ के जा रहे हैं किस लिए? पहली बात, एम्प्लॉयमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे हो सकता है आप बिजनेस के लिए जाएं, हो सकता है आप जॉब के लिए जाएं, हो सकता है कि आप प्रोफेशन के लिए जाएं, वॉटेवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पर्सन इंडिया से बाहर गया और वहां पर जाकर उसने अपना बिजनेस सेट कर लिया, प्रोफेशन सेट कर लिया, जॉब करने लगा, एम्प्लॉयमेंट पर इंडिया के बाहर चला गया, इसको हमारी तरफ से छूट है। हम ये कह रहे हैं सर आपके ऊपर सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। तो इफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। बच्चों अगर ये किसी इंडियन शिप के क्रू मेंबर बन के चले जाते हैं तो भी हमारी तरफ से छूट है। बस याद रखिएगा इंडियन शिप होना चाहिए। अगर ये किसी फॉरेन शिप के ऊपर जॉब करने लगे तो फिर इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ये उसके क्रू मेंबर होने चाहिए। मतलब ये शिप के साथ इंडिया से जाएं, जब शिप जाए तो ये भी जाएं, तो इनको हमारी तरफ से छूट है। नेक्स्ट, इफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया or a person of Indian origin comes to India on a visit। तो बच्चों अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो या तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, अगर वो इंडिया आता है ऑन अ विजिट, तो हम उसको भी एक्सेप्शन में कवर कर रहे हैं कि उसके ऊपर सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं की जाएगी। अब बच्चों सवाल ये उठता है कि सर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे कहते हैं? देखिए, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं इंडिया का रहने वाला हूं, इंडिया का सिटीजन हूं, भारतीय नागरिक हूं, ठीक है। ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं? बच्चों पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो लोग होते हैं जो आज की डेट में इंडियन सिटीजन नहीं है। ये इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन किसी वक्त में इनका इंडिया से नाता था, ये इंडिया से नाता रखते थे, रिलेशन रखते थे, इनका ओरिजिन इंडिया का है, ये पहले इंडिया में रहते थे अब विदेश में रहते हैं। ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको माना जाएगा?
A person of Indian origin means if a person himself or any of his parents or any of his grandparents were born in अनडिवाइडेड इंडिया। बच्चों ध्यान से, किसी भी पर्सन को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तब माना जाएगा जब या तो वो खुद या फिर उसके पेरेंट्स में से कोई या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ होगा। अनडिवाइडेड इंडिया, ये अनडिवाइडेड इंडिया क्या होता है? तो बच्चों अनडिवाइडेड इंडिया पंद्रह अगस्त 1947 से पहले का इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश है। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है जो 15 अगस्त 1947 से पहले या तो इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में पैदा हुआ हो खुद, या फिर उसके पेरेंट्स में से कोई, पेरेंट्स में से कोई मतलब या तो मम्मी या पापा, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई। और ग्रैंड पेरेंट्स कौन? मैटरनल या पैटर्नल? बच्चों ग्रैंड पेरेंट्स तो मैटरनल भी होते हैं और पैटर्नल भी होते हैं। पैटर्नल मतलब पिताजी की साइड से दादा और दादी, और मैटरनल मतलब मम्मी जी की साइड से मतलब नाना और नानी। ध्यान से देखिए, यहां कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है कि ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स तो दादा दादी भी होते हैं, नाना नानी भी होते हैं। तो बच्चों हमने अपने पास इन चारों लोगों को यहां पर कवर कर लिया। तो ग्रैंड पेरेंट्स में चार लोग आ गए, दादा दादी नाना नानी। पेरेंट्स में दो लोग आ गए, मम्मी और पापा, और ही हिमसेल्फ मतलब एक ये खुद। तो ध्यान से सुनिए, हम टोटल 7 लोगों की बात कर रहे हैं, 7। अगर इन 7 लोगों में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है बच्चों, तो इस पर्सन को हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानेंगे। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उसके लिए रेलिवेंट है जो इंडिया में सिटीजन ना हो। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो आपके लिए मैटर ही नहीं करता। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आपको बस उसी पर्सन के लिए देखना होगा हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है तो वो तो इंडिया का सिटीजन है, वो वैसे ही एक्सेप्शन में कवर हो गया। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन देखने की जरूरत आपको बस उसी पर्सन के लिए पड़ेगी जो इंडिया में सिटीजन नहीं होगा। तो अगर कोई ऐसा पर्सन जो इंडिया में सिटीजन नहीं है लेकिन वो खुद या उसके पेरेंट्स में से कोई या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं तो उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानकर होगा क्या? अब इसके ऊपर हम सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। अगर ये विजिट पर आता है तो विजिट, बच्चों विजिट, विजिट पर आएगा तो छूट है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया और उसमें लिखा हुआ था मिस्टर राम यूएसए के रहने वाले हैं, यूएसए के ही सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, सिटीजन इंडिया के नहीं है, सिर्फ इंडिया क्या उनका ओरिजिन है, बेस है।
वो इंडिया में आए विजिट पे नहीं, परमानेंटली। अब वो इंडिया में ही आ गए हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए, तो बताइए एक्सेप्शन में कवर होंगे या नहीं होंगे? तो बच्चों नहीं होंगे। एक्सेप्शन में आने के लिए उनका विजिट पे आना जरूरी है। अगर वो विजिट पर आएंगे तो हमारी तरफ से एक्सेप्शन उनके ऊपर लगेगी, एक्सेप्शन में उनको कवर करा जाएगा, और एक्सेप्शन में कवर करा जाएगा तो उनके ऊपर बेसिक कंडीशन नंबर 2 अप्लाई नहीं की जाएगी। जो एक्सेप्शन में आएगा वो बेसिक कंडीशन नंबर 2 में नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो बेसिक कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं करता, सॉरी एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता, जो एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा उसके ऊपर हम बेसिक कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करेंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास इन एक्सेप्शंस का एप्लीकेशन क्या होगा। आइए जैसे एक क्वेश्चन के जरिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। मिस्टर रमेश, a citizen of India, was living in USA for the last many years. He comes to India on a visit. Every year for. तो मिस्टर रमेश इंडिया आते हैं हर साल मान लीजिए 200 डेज के लिए। ये हर साल इंडिया आते हैं, 200 दिन रहते हैं और चले जाते हैं। ये हर साल इंडिया आते हैं, 182 दिन रहते हैं और चले जाते हैं। हर साल इंडिया आते हैं, 181 दिन रहते हैं और चले जाते हैं। हर साल इंडिया आते हैं, 100 दिन रहते हैं, चले जाते हैं। हर साल इंडिया आते हैं, 60 दिन रहते हैं, चले जाते हैं। हर साल इंडिया आते हैं, 10 दिन रहते हैं और चले जाते हैं। सोचिए, एक पर्सन हर साल इंडिया आता है, 200 दिन रहता है और चला जाता है। तो बच्चों हमें ये बताना है रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपको लगानी है बेसिक कंडीशन नंबर 1। अगर 200 दिन के लिए इंडिया में रहे ना, बेसिक कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। अगर 182 दिन के लिए रहे तो भी बेसिक कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। यहां भी रेसिडेंट, यहां पर भी रेसिडेंट। लेकिन अगर मान लीजिए 181 डेज के लिए आए तो बच्चों बेसिक कंडीशन नंबर 1 तो अप्लाई नहीं हो पाएगी। 100 डेज में नहीं हो पाएगी, 60 में नहीं हो पाएगी, 10 में नहीं हो पाएगी। बेसिक कंडीशन नंबर 2 आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। देखिए, अगर एक पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया के बाहर रहता है और इंडिया में आता है विजिट पर, तो वो एक्सेप्शन में कवर होता है, उसके ऊपर हम सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये सिर्फ 2 केसेस में ही रेसिडेंट बन पाएंगे, बाकी सब केसेस में नॉन रेसिडेंट होंगे।
तो इस तरह से ये हमारे पास नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे केस नंबर 3, 4, 5 एंड 6 में। ठीक है, बच्चों इसी तरह एक और क्वेश्चन हम करते हैं अपने पास। मिस्टर कपिल, a citizen of India, leaves India for the first time in his life. And spent the remaining year outside India. तो बच्चों ध्यान से सुनिए, मिस्टर कपिल इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इंडिया के सिटीजन है, इंडिया छोड़कर जा रहे हैं लाइफ में पहली बार, लाइफ में पहली बार इंडिया से जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये इससे पहले, जाने से पहले हमेशा इंडिया में रहते थे। ये जाने से पहले हमेशा इंडिया में रहते थे, और बच्चों इंडिया में रहते थे ना, तो एक साल में ये 365 दिन रह जाते होंगे। हमने तो 4 साल के डेज देखने थे, ये तो एक ही साल में अपने पास 365 डेज कंप्लीट कर देते होंगे। तो बच्चों इनके एक ही साल में 365 दिन कंप्लीट हो जाते होंगे। तो मिस्टर कपिल, सिटीजन ऑफ इंडिया, लीव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ एंड स्पेंड द रिमेनिंग ईयर आउटसाइड इंडिया। Determine whether he is a resident or non-resident in India. आपको बताना है ये इंडिया में रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। If he leaves India on if he leaves India for first part एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, ये इंडिया से गए एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए, और बी पार्ट ये गए वेकेशंस आउटसाइड इंडिया के लिए। ऑन ये इंडिया से कब गए? लीजिए मैं मान लेता हूं कि ये इंडिया से गए सपोज 15 मई 2019 को। मैं मान लेता हूं ये इंडिया से गए सपोज 12 सितंबर और 12 अगस्त 2019 को। ये इंडिया से गए मान लेते हैं, तो ये इंडिया से गए मान लीजिए फर्स्ट केस सपोज
28 अप्रैल 2019 को, और बाकी का पूरा टाइम इंडिया के बाहर गुजार के आ गए। सेकंड केस, मान लीजिए इंडिया के बाहर गए ऑन 15 मई 2019 को और बाकी का टाइम बाहर गुजार के आ गए। मान लीजिए ये इंडिया से गए ऑन 29 मई 2019 और बचा हुआ पूरा टाइम इंडिया के बाहर गुजारा। अच्छा, ये 30 मई भी हो सकता था। 30 मई 2019 को ये इंडिया के बाहर चले गए। या मान लीजिए ये इंडिया से गए 21 अगस्त 2019 को, इंडिया से गए 28 सितंबर 2019 को, ट्वेंटी 9 सितंबर 2019 को, ट्वेंटी 5 नवंबर, 31 जनवरी 2020 और 31 मार्च 2020 को। तो ये हमारे पास डेट्स आ गई जिन पर इन्होंने इंडिया से एग्जिट किया। तो बच्चों देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डेट्स हमें बताई जा रही हैं जिस पर ये इंडिया से जा रहे हैं, जाने के बाद इस ईयर में ये वापस लौट कर नहीं आए, इनका पूरा का पूरा टाइम इंडिया के बाहर गुजरा है। तो हमें जो टाइम पीरियड निकालना है वो टाइम पीरियड इनके जाने से पहले का निकालना है, जाने की डेट तक का निकालना है। तो अब हमारे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो टाइम देखा जाएगा, ये 28 अप्रैल 2019 को गए, तो 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक ये सिर्फ 28 दिन के लिए इंडिया में थे। और देखिए, अभी मैंने आपको बताया रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट सोचने के लिए कम से कम 60 डेज तो इन्हें रहना ही पड़ेगा। तो यहां पर ये नॉन रेसिडेंट है, ना ये बेसिक कंडीशन नंबर 1 पूरी करते हैं, ना बेसिक कंडीशन नंबर 2। 15 मई को गए तो अप्रैल के 30 और मई के 15, 45 डेज रहे। अगेन नॉन रेसिडेंट। ट्वेंटी 9 में 2019 को गए तो अप्रैल के 30 और मई के 29, 59 डेज। अगेन नॉन रेसिडेंट। मान लीजिए 30 मई 2019 को गए तो बच्चों अब ये रहे 60 दिन। 60 दिन रहकर ये इंडिया से चले गए। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर ये गए हैं एम्प्लॉयमेंट पर, तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 ये पूरी नहीं करते, बेसिक कंडीशन नंबर 2 इन पे लागू नहीं होती, तो ये हो गए नॉन रेसिडेंट। लेकिन अगर हम कहें कि ये वेकेशंस पर गए हैं जी, तो अगर ये वेकेशंस पर गए हैं तो फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बेसिक कंडीशन नंबर 1 पूरी नहीं होती, लेकिन बेसिक कंडीशन नंबर 2 पूरी होती है। तो इनको हम अपने पास रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। तो बच्चों दोबारा सुनिए ध्यान से, अगर ये एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो इनको बेसिक कंडीशन नंबर 2 अप्लाई नहीं की जाएगी, ये एक्सेप्शन में कवर हो जाएंगे।
लेकिन अगर ये वेकेशंस पर जा रहे हैं तो इन पर बेसिक कंडीशन नंबर 2 अप्लाई की जाएगी, और जब बेसिक कंडीशन नंबर 2 इन पे अप्लाई करेंगे तो फिर ये हमारे पास रेसिडेंट इन इंडिया मान लिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। 21 अगस्त 2019 को अगर ये इंडिया छोड़कर जाते हैं तो बच्चों अप्रैल के 30 डेज, मई के 31, जुलाई के जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 21 डेज। तो हमारे पास जो टोटल टाइम पीरियड आ रहा है वो आ रहा है 143 डेज, 143 दिन। बेसिक कंडीशन नंबर 1 ये पूरी नहीं करते, और बेसिक कंडीशन नंबर 2 देखिए फिर से हमारे पास दो केसेस हैं। अगर ये एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो ये एक्सेप्शन में कवर हो जाएंगे बेसिक कंडीशन नंबर 2 की, इन पे बेसिक कंडीशन नंबर 2 अप्लाई नहीं होगी और ये हमारे पास नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये वेकेशंस पर जा रहे हैं तो फिर इनके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई की जाएगी और ये हमारे पास रेसिडेंट मान लिए जाएंगे। इधर नॉन रेसिडेंट है, इधर रेसिडेंट है। आगे देखिए 28 सितंबर 2019 को ये इंडिया छोड़कर गए तो बच्चों अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31 और सितंबर के 28 डेज। इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा 181 डेज। अगेन बेसिक कंडीशन नंबर 1 नॉट एप्लीकेबल, नॉट सेटिस्फाइड, एंड बेसिक कंडीशन नंबर 2 बच्चों दो केसेस हैं। अगर ये एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो फिर ये एक्सेप्शन में कवर हो जाएंगे, बेसिक कंडीशन नंबर 2 इन पर नहीं लगेगी और ये हमारे पास नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन अगर ये वेकेशंस पर जा रहे हैं तो याद रखिएगा इन पर बेसिक कंडीशन नंबर 2 लगेगी। अब ये एक्सेप्शन में नहीं आएंगे, इन पर बेसिक कंडीशन नंबर 2 लगाई जाएगी और इनको रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन बच्चों अगर ये 29 सितंबर को गए तो अब एक दिन बढ़ गया, इसका मतलब डेज हो जाएंगे 182 डेज, और जैसे ही ये 182 डेज बनेंगे बच्चों बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो जाएगी और बस अब मुझे कुछ नहीं सोचना। बेसिक कंडीशन नंबर 1 की कोई एक्सेप्शन नहीं होती, किसी को नहीं छोड़ते हम, ये रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे। अब अगर मैं इस टाइम को और बढ़ाता जाऊंगा 25 नवंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च, तो ये जो डेज है ना ये बढ़ते ही चले जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे ना तो बस ये रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे। तो इस केस में ये हमारे पास होंगे रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास बात हो गई। जब कोई पर्टिकुलर पर्सन इंडिया छोड़कर जा रहा है तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक किया जाएगा। तो बच्चों इस तरह से ये हमारे पास हमारी बेसिक कंडीशंस की बात कंप्लीट होती है। हमने अपने पास सबसे पहले बेसिक कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया। बेसिक कंडीशन नंबर 1, अगर कोई पर्सन करंट ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में रह जाता है कोई इंडिविजुअल, तो वो इंडिया में रेसिडेंट माना जाएगा। फिर हमने अपने पास बेसिक कंडीशन नंबर 2 डिस्कस की कि अगर कोई पर्सन करंट ईयर में 60 दिन और पिछले 4 साल में 365 दिन रह जाता है वो रेसिडेंट माना जाएगा। फिर हमने अपने पास एक्सेप्शंस टू बेसिक कंडीशन नंबर 2 डिस्कस की कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन करंट ईयर में इंडिया छोड़कर जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया या एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, या फिर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विदेशों से इंडिया आ रहा है, तो फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम उसके ऊपर सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं जो हम अपने पास हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।